राधिका और रहम को देख सब खुश थे। रीना जी को ऋषभ की चिंता खाई जा रही थी। क्या हुआ माँ, आप कहाँ खोई हैं? साधना ने रीना जी के पास बैठते हुए कहा। रीना जी चौंक कर, तुमने कुछ कहा साधना बहू? माँ आप ठीक है ना? आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ साधना बहू, मैं ठीक हूँ। नहीं माँ, मैं देख रही हूँ आप परेशान सी रहती हैं। हाँ बस ऋषभ और नन्ही के बारे में सोचती हूँ। काश हमने उस वक्त पिया के शादी से भाग जाने के बाद नन्ही को मजबूर ना किया होता, तो आज नन्ही की यह हालत ना होती। बिना किसी कसूर के बहुत सजा पाई है उसने, और मैं एक औरत होकर भी कुछ नहीं कर पा रही उसके लिए। माँ, नन्ही के साथ गलत हुआ। वो चाहती तो ऋषभ भाई के खिलाफ एक्शन ले सकती थी, पर उसने कुछ नहीं किया। इस बात का फायदा भाई अभी भी उठा रहे हैं, उसे फिर से परेशान करके। भाई को गलती के बाद उसके फैसले का मान रखना चाहिए था, उसे वक्त देना चाहिए था, पर नहीं, वो अभी भी उसे किसी भी तरह घर लेकर आना चाहते हैं। माँ, नन्ही ने शादी तो कर ली थी दो परिवारों की इज्जत बचाने के लिए, पर उसकी इज्जत का क्या? अब हमें उसके फैसले को मान देना चाहिए। अगर वो भाई के साथ नहीं रहना चाहती तो उसे मजबूर नहीं करना चाहिए। और माँ, मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ, इस बार नन्ही का जो फैसला होगा, आप एक माँ से पहले औरत होने के नाते उसके साथ खड़ी रहेंगी। अब मैं दोबारा नन्ही की जिंदगी में ऋषभ को नहीं आने दूंगी। इस बार मैं नन्ही के हर फैसले में उसके साथ हूँ। रीना जी ने कहा। नन्ही ठीक हो गई थी। कल उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला था। नन्ही के बारे में पता चलते ही रीना, शिवजी, परम, साधना, अहम, राधिका सब नन्ही से मिलने आए थे। राधिका और अहम को साथ देख नन्ही भी खुश थी। राधिका ने नन्ही से माफ़ी मांगी और नन्ही ने भी उसे माफ़ कर दिया। साधना नन्ही से, हम सब तुम्हारे साथ हैं नन्ही, तुम्हारी जिंदगी का हर निर्णय तुम्हारा होगा। हम में से तुम्हें ऋषभ भाई के साथ रहने के लिए कोई मजबूर नहीं करेगा। तुम जो चाहोगी वही होगा। हम सब तुम्हारा परिवार हैं। साधना ने नन्ही के पास बैठते हुए कहा। साधना के गले लगकर नन्ही ने नम आंखों से रीना जी की तरफ देखा तो उन्होंने सर हिलाकर हाँ कहते हुए नन्ही के पास आकर कहा। हाँ बेटा, मैं मानती हूँ, मैं ऋषभ की माँ हूँ, पर मैं जिस दिन तुम्हें बहू बनाकर लाई थी उसी दिन तुम्हारी माँ भी बन गई थी, और तुम जो चाहोगी वही होगा। और ये मत समझना कि हम सब अपने स्वार्थ के लिए या अपने खानदान के अंश के लिए ये कह रहे हैं। अगर तुम उस बच्चे को जन्म दोगी तो वो सिर्फ तुम्हारा ही होगा, हमारा नहीं। हम बस यही चाहते हैं तुम सही फैसला लो। सबने रीना जी की बात का समर्थन देते हुए नन्ही से माफ़ी मांगी। थोड़ी देर बात करने के बाद सब जाने लगे। साधना ने मुड़कर नन्ही को देखा और उसे एक बार और गले लगाकर कहा। एक पत्नी, एक बहू, एक बेटी या एक होने वाले बच्चे की माँ से पहले एक औरत बनकर सोचना तुम। क्या चाहती हो, क्या करोगी, क्या होगा, यह पूरी तरह तुम पर निर्भर है। साधना चली गई। नन्ही साधना की कई बातों का मतलब समझ रही थी। दूसरे दिन नन्ही को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। नेहा, वैभव नन्ही को गाड़ी तक लाए। नन्ही को पीछे बैठाकर नेहा गाड़ी में बैठने लगी तो उसे याद आया वो अपना बैग अंदर भूल गई थी। नेहा बैग लेने के लिए वापस चली तो वैभव से टकरा गई। क्या हुआ, तुम वापस क्यों जा रही हो? वैभव ने पूछा। वो मेरा बैग अंदर रह गया है, नेहा ने कहा। तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ, कहकर वैभव बैग लेने चला गया। नेहा और नन्ही गाड़ी में बैठकर वैभव का वेट करने लगी। तभी नेहा के फोन पर मेघा जी का कॉल आया। आवाज न आने पर नेहा गाड़ी से बाहर आकर बात करने लगी। तभी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर एक शख्स बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। नेहा ने देखा तो वो चिल्लाने लगी, पर गाड़ी निकल चुकी थी। नेहा वहीं पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। ठीक उसी वक्त वैभव बैग लेकर बाहर आ रहा था। उसने ऋषभ को देख लिया था। वैभव तुरंत फोन निकाला और पुलिस को कॉल कर दिया। फिर नेहा को संभालने लगा। नन्ही ने जब ऋषभ को देखा तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, पर गाड़ी का कांच बंद होने की वजह से आवाज बाहर नहीं आ रही थी। नन्ही डर के मारे बेहोश हो गई थी। आप कुछ भी करो सर, नन्ही को बचा लीजिए। वो उसके साथ नहीं सर, एक बार वो नन्ही को दर्द दे चुका है, दोबारा नहीं कर सकता। वो माँ बनने वाली है सर, वैभव पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर से कह रहा था। देखिए मिस्टर वैभव व्यास, ऋषभ राय एक जाने माने बिजनेसमैन है। उनका नाम है शहर में, और ऊपर से आप कह रहे हैं नन्ही राय उनकी पत्नी है। तो हो सकता है वो अपनी मर्जी से
उनके साथ गई हो? इंस्पेक्टर ने कहा। हाँ, वो उसकी पत्नी है, पर वो मर्जी से नहीं गई। ऋषभ ने उसका किडनैप किया है। एक बार वो पहले भी उसका किडनैप करके रेप कर चुका है, और अब वो माँ बनने वाली है। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? वैभव ने टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए गुस्से से कहा। मिस्टर वैभव, हम कैसे मान लें उनका रेप हुआ है? ऋषभ राय ने किया है। आपने तब रिपोर्ट क्यों नहीं की? अब गुस्सा दिखा रहे हैं। यह पुलिस स्टेशन है, आपका घर नहीं। जाइए यहाँ से। वैभव गुस्से से उठा, फिर बाहर से आते हुए शिव राय पर उसकी नज़र पड़ी। नेहा उनके फ़ोन पर सब बता चुकी थी। शिव राय अंदर आकर चेयर पर बैठकर, वैभव ठीक कह रहा है। मेरे बेटे ने अपनी पत्नी का बलात्कार किया था, और अब भी उसी ने किडनैप किया है। जल्दी से उसे ढूंढिए। मुझे मेरी बेटी नन्ही इस बार सही सलामत चाहिए। शिवजी ने कहा तो सब उन्हें हैरानी से देखने लगे। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? ऋषभ राय ने, आप अपने बेटे के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं? हाँ इंस्पेक्टर, मैं ऋषभ के खिलाफ रिपोर्ट कर रहा हूँ। आप एक्शन लो। मेरी तरफ से एफआईआर लिखो। मैं बयान दूंगा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। फिर पुलिस ने वैभव से गाड़ी का नंबर लिया और उन्हें जाने के लिए कहा। वैभव, नेहा और शिवजी घर आए। पुलिस ने ऋषभ को ढूंढने के लिए अपनी एक टीम तैयार की और चले गए। पुलिस वैभव की गाड़ी को हर जगह खोज रही थी। वो वैभव घर पहुंचा। कहाँ होगी नन्ही? कहीं ऋषभ फिर से? नहीं, वो उसे फिर से चोट नहीं पहुंचा सकता। मुझे मुझे उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। सब मेरी गलती है। सब मेरी वजह से हुआ। वैभव परेशान सा बैठा कह रहा था। सुनसान जगह, नंदी बेहोश पड़ी थी। ऋषभ एक पेड़ से पीठ टिकाकर बैठा था। उसकी नजरें नन्ही पर थीं। सोचा नहीं था कुछ ऐसा भी होगा। जिस लड़की से मुझे मोहब्बत थी, उसी लड़की के साथ ये सब करूंगा। पर गलती मेरी नहीं, तुम्हारी है नन्ही। मानता हूँ गलत करता आया हूँ तुम्हारे साथ, पर माफी मांग रहा था ना। पर तुमने माफ नहीं किया मुझे, और तुम मेरे बच्चे को मारने चली थी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं मार सकती मेरे बच्चे को। मैं तुम्हें बहुत दूर ले जाऊंगा। हम सब साथ रहेंगे। इतनी मोहब्बत करूंगा तुमसे, तुम मेरा दिया हर दर्द भूल जाओगी नन्ही। मुझसे मोहब्बत करोगी। मैं तुम्हें उस वैभव की जिंदगी में नहीं रहने दूंगा। ऋषभ अब नन्ही के पास आ चुका था। नन्ही बेहोशी की हालत में पसीने से तर हो चुकी थी। ऋषभ की उंगलियां नन्ही के चेहरे पर महसूस होते ही नन्ही ने अपनी आंखें खोल दी। ऋषभ को सामने पाकर नन्ही जड़ हो गई। वो उठकर बैठ गई। ऋषभ उसे निहार रहा था। ऋषभ को सामने देखकर नन्ही कांप रही थी। वो बैठे बैठे ही पीछे की ओर जाने लगी। जितना वो पीछे जाती, उतना ही ऋषभ डेविल मुस्कान लिए उसके करीब जा रहा था। नन्ही सरकते हुए पीछे जाकर पेड़ से सट गई। ऋषभ भी उसके करीब हो गया। ऋषभ की उंगलियां नन्ही की कलाई पर महसूस होते ही नन्ही ने आंखें बंद कर लीं। दूसरी ओर पुलिस से कुछ पता न लगने पर वैभव और नेहा दूसरी गाड़ी लेकर नन्ही को ढूंढने निकल गए थे। वैभव ने नन्ही को हर जगह खोजा, पर वो कहीं नहीं मिली। थक कर वैभव गाड़ी की स्टीयरिंग पर सर रखकर बैठ गया। नेहा भी परेशान थी। वैभव को परेशान देख उसने चुप रहना बेहतर समझा। रीना जी और साधना परेशानी में बैठी थी। शिवजी हॉल में चक्कर काट रहे थे। ये ठीक नहीं कर रहा है ऋषभ, और कितना तंग करेगा नन्ही को। पता नहीं कहाँ ले गया होगा उसे। किस हाल में होगी नन्ही। पुलिस भी हर जगह तलाश कर रही है। उसका कोई अता पता नहीं है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। किस मनहूस घड़ी में नन्ही को ऋषभ के लिए चुना था हमने। उस बेकसूर लड़की को किस कसूर की सजा दी है हमने? कहते हुए शिवजी हाल में रखे सोफे पर बैठ गए। आप क्यों लाए हैं मुझे यहाँ? मुझे घर जाना है। नन्ही ने आसपास अंधेरे में नजर घुमाते हुए नन्ही ने कांपते होठों से कहा। ऋषभ डेविल मुस्कान लिए नन्ही को देख रहा था। ऋषभ की नजरों से असहज नन्ही खुद को अपने दुपट्टे से छुपा रही थी। तुम नहीं जानती क्यों लाया हूँ तुम्हें। कितनी ही बार तुम्हें मनाने आया, अपने साथ ले जाने आया, पर तुम मानती ही नहीं, और तुमने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। ऋषभ ने गुस्से से नन्ही की कलाई मरोड़ कर कहा। नन्ही दर्द से करा उठी। आंखों से पानी बहने लगा। वो अपना कलाई छुड़ाने लगी, पर ऋषभ की पकड़ मजबूत हो रही थी। नन्ही ने दर्द भरे स्वर में कहा, छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे दर्द? दर्द हो रहा है तुम्हें? मुझे नहीं होता क्या दर्द? मुझे तकलीफ नहीं होती। मानता हूँ गलती हुई मुझसे, तुम्हारे साथ गलत किया, पर पति हूँ तुम्हारा। हक है मेरा तुम पर। गुस्से में अपना आपा खो चुका था। कर दी बदसलूकी तुम्हारे साथ।
तुम्हारी मर्जी के बिना बना लिए संबंध तुम्हारे साथ, तो क्या गलत किया? और अगर वही काम जो मैंने तब किया वो मैं एक कमरे में बंद होकर प्यार से करता, तब तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होता। दोनों ही सूरतों में एक पति के लिए एक पत्नी का फर्ज ही तो पूरा हुआ। पर तुम चली गई उस वैभव के घर, ये तुमने गलत किया। और अब जब तुम्हारे और मेरे एक होने से जो बच्चा तुम्हारी कोख में है, तुम अपने साथ उसको भी खत्म करने चली थी। ये तुमने गलत किया। वो मेरा बच्चा है, ऋषभ राय का बच्चा, जिसे चोट पहुंचाने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ऋषभ ने कसकर एक तमाचा नन्ही के गाल पर जड़ दिया। नन्ही के होंठ के किनारे से खून बहने लगा। फिर ऋषभ ने नन्ही को उठाया और उसके होंठ पर लगा खून साफ करने लगा। नन्ही बेसुध सी ऋषभ को देख खुद को छुड़ाने की कोशिश में लगी थी। ऋषभ नन्ही के सर पर हाथ फिराकर, देखा, फिर आ गया ना गुस्सा, फिर हाथ उठा दिया तुम पर। मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना कभी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें प्यार करने का हक, तुम्हें तकलीफ देने का हक सिर्फ मुझे है, सिर्फ मुझे। ऋषभ घुटनों के बल बैठकर नन्ही को सीने से लगाकर, तुम क्यों नहीं समझती? बचपन से प्यार करता हूँ तुम्हें। तुम भी करती हो ना? मुझे पता होता कि तुम ही वो लड़की हो तो तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देता, कोई दर्द नहीं देता, बहुत प्यार करता तुम्हें। नन्ही ऋषभ की बातें सुन रही थी। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी उसमें। वो जानती थी उसकी एक गलती ऋषभ के अंदर के राक्षस को जगाने का काम कर सकती थी। उसने कुछ न कहना बेहतर समझा। उसने अपने आंसू जज कर, होंठ भींच कर, बस मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, कहीं से वैभव आ जाए और उसे बचा ले। ऋषभ अपनी धुन में बोले जा रहा था, अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम, मैं और हमारा बच्चा, हम सब साथ रहेंगे। किसी को हमारे बीच नहीं आने दूंगा। फिर नन्ही के चेहरा ऊपर कर, तुम्हें भूख लगी होगी ना? नन्ही ने डर से नाम में सिर हिला दिया। पता है मुझे, तुम्हें भूख लगी है, पर यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। फिर भी मैं कुछ देखता हूँ। तुम यहीं रहना, यहाँ से हिलना नहीं, समझी? नन्ही ने सिर झुका लिया। ऋषभ नन्ही का मुंह अपने हाथ से दबाकर दांत पीसते हुए, समझ गई ना, यहाँ से हिलना मत, वरना तुम्हें पता है ना, जब गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूँ। नन्ही ने नम आंखों से हाँ में गर्दन हिला दी। ऋषभ ने आसपास देखा, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। ऋषभ मन में, अगर मैं कहीं गया तो नन्ही भाग गई तो? नहीं, अब मैं इसे नहीं जाने दूंगा। ऋषभ नन्ही के पास जाकर बैठ गया। यहाँ तो कुछ नहीं है, और तुम्हें अकेले छोड़ दूर जा भी नहीं सकता। तुम्हें ज्यादा भूख तो नहीं लगी ना? लगी भी हो तो कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए आज रात ऐसे ही रहना होगा। ऋषभ ने नन्ही का जवाब बिना सुने ही कह दिया, और ऋषभ नन्ही के गोद में सर रख सो गया और नन्ही के चेहरे को देखने लगा। नन्ही घबराहट से ऋषभ की ओर देख भी नहीं रही थी। ऋषभ उठा और ठीक नन्ही के सामने बैठ गया। नन्ही की आंखों में आंसू देख ऋषभ उसके करीब गया और नन्ही के होठों पर अपने होठ रख दिए। डर से नन्ही ने आंखें मूंद ली। ऋषभ नन्ही के होठ चूम रहा था। नन्ही की मुट्ठियां अपने दुपट्टे पर कस गई थी। जब नन्ही की सांस पर बन आई तो नन्ही ने ऋषभ को धक्का दे दिया और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर सिसकने लगी। नन्ही से धक्का लगने से ऋषभ की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने नन्ही को बालों से पकड़ा और उसे गुस्से से देखने लगा। नन्ही डर से छटपटा रही थी। ऋषभ ने एक बार फिर उसके होठों को अपने होठों से मिलाकर किस करने लगा। नन्ही की आंखों में विरोध के आंसू गिर रहे थे। नन्ही ऋषभ से छूटने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ऋषभ के चूमने से नन्ही के होंठ पर लगी चोट से खून रिसने लगा। नन्ही दर्द से तड़प रही थी। ऋषभ जब शांत हुआ तो उसने नन्ही को जमीन पर धकेल दिया और अपने होंठ साफ कर नन्ही को गुस्से में घूरने लगा। फिर नन्ही की कलाई, जहाँ पहले से ही नस काटने के जख्म था, वहां से पकड़कर, तुम समझती क्या हो खुद को? जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तुम दूर भागती हो मुझसे। अभी भी मेरा छूना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, या फिर कुछ और बात है? उस वैभव का असर तो नहीं? नन्ही ने सुबकते हुए अपनी कलाई देखी, जहाँ पट्टी बंधी थी और ऋषभ के पकड़ने से खून निकल रहा था। नन्ही ने गहरी सांस लेकर आंसुओं से भरी आंखों से ऋषभ की ओर देखा। आप कहना क्या चाहते हैं? ऋषभ ने पकड़ मजबूत करके दांत पीसते हुए, भाई, जो तुम समझ रही हो। वैभव व्यास क्या मुझसे भी ज्यादा प्यार करता है तुम्हें? उसके छूने से तुम्हें वो सुकून मिलता होगा जो मेरे छूने से नहीं मिलता। नन्ही आंखों में नफरत लिए बस ऋषभ को देख रही थी। ऋषभ की बातें नन्ही के दिल में कील की तरह चुभ रही थी।
नन्ही बस रोती रही। वो बोलना चाहती थी, ऋषभ की बातों का जवाब देना चाहती थी, लेकिन ऋषभ का डर उसके दिल में इस कदर घर कर गया था। ऋषभ ने जो उसकी इज्जत के साथ खेल खेला था, वो हर एक लम्हा आज नन्ही की आंखों में डर पैदा कर रहा था। नन्ही कांपते हुए ऋषभ की बातें सुन रही थी। ऋषभ को अपनी हथेली पर कुछ गीलापन महसूस हुआ, तो उसने नन्ही की कलाई पर बंधी पट्टी से बहता खून देखा, तो वो नन्ही के पास बैठ गया और उसकी कलाई से पट्टी खोलने लगा। नन्ही ने दर्द से आंखें बंद कर लीं। ऋषभ ने एक नज़र नन्ही को देखा और अपने जेब से रुमाल निकालकर नन्ही का जख्म साफ करने लगा। नन्ही ने कुछ नहीं कहा। ऋषभ ने जख्म साफ किया और नन्ही की चुनरी को एक कोने से फाड़कर नन्ही की कलाई पर बांध दिया। फिर ऋषभ उठकर सामने पेड़ से टिककर बैठ गया और नन्ही को देखने लगा। नन्ही ऋषभ की नजरों से असहजता महसूस कर रही थी। वो भी एक पेड़ से टिककर बैठ गई। नन्ही माँ बनने वाली थी और भूख की वजह से कमजोरी होने लगी थी। नन्ही ने आंखें बंद की और सो गई। ऋषभ जाग रहा था। बहुत देर तक जब नन्ही सोती रही, तो ऋषभ ने भी अपनी आंखें मूंद ली। थकान से ऋषभ की भी आंख लग गई। रात में नन्ही की नींद खुली तो उसने ऋषभ को सोया हुआ देखा। नन्ही को मौके की तलाश थी। वो धीमे कदमों से उठी और इधर उधर देखने लगी, पर हर जगह अंधेरा था। उसे समझ में नहीं आया कि वो कहाँ जाए। उसने एक नज़र सोते हुए ऋषभ को देखा और हौले हौले कदम बढ़ाने लगी। 50 कदम की दूरी पर पहुंची थी कि किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया और अपनी ओर खींच लिया। नन्ही ने सहम कर उसका चेहरा देखा, तो ऋषभ को देख नन्ही का गला सूख गया। ऋषभ नन्ही को गोद में उठाया और उसी जगह लाकर पटक दिया। ऋषभ नन्ही का गला पकड़कर, क्या सोचा कि सो रहा हूं मैं? तुम भाग जाओगी, दूर चली जाओगी मुझसे, मैं जाने दूंगा तुम्हें? सब गुस्से से दांत पीसकर बोलकर नन्ही की ओर बढ़ रहा था। नन्ही जमीन पर पड़ी पीछे सरक रही थी। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ नहीं करूंगी, अब कहीं नहीं जाऊंगी, माफ कर दो मुझे, नन्ही हाथ जोड़कर बोल रही थी। ऋषभ ने नन्ही के पांव से पकड़कर घसीटकर पेड़ के पास ले गया। नन्ही चीख रही थी, पर उस अंधेरे सुनसान जंगल में नन्ही की चीख सुनने वाला ऋषभ के अलावा वहां कोई नहीं था। ऋषभ नन्ही के ऊपर झुककर उसके आंचल को सीने से अलग कर चुका था। नन्ही खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मुझे छोड़ दो, माँ बनने वाली हूँ मैं। पर ऋषभ अपने गुस्से में सब नजरअंदाज कर रहा था। मैंने कहा था ना, कहीं जाना मत, पर तुम नहीं मानी। मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो तुम। नहीं, तुम नहीं जा सकती मुझे छोड़कर। ऋषभ ने नन्ही के होठों पर होठ रख दिए। नन्ही ऋषभ से छूटने की कोशिश लगातार कर रही थी। नन्ही को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने अपने हाथ से आसपास की जगह पर कुछ ढूंढने लगी। नन्ही का हाथ पास में पड़े पत्थर पर पड़ा। नन्ही अपने दोनों हाथ से जोर लगाकर ऋषभ को साइड में धकेला और पास पड़ा पत्थर उठाकर ऋषभ के सर पर मार दिया। अचानक हुए हमले से ऋषभ संभल नहीं पाया और जमीन पर बेसुध हो गया। नन्ही ने आसपास देखा तो उसे डंडा दिखाई दिया। नन्ही ने डंडा उठाया और ऋषभ को मारने लगी। कुछ पल बाद ही ऋषभ ने अपने एक हाथ से डंडा पकड़ लिया। नन्ही डंडा वहीं छोड़ वहां से भाग गई। ऋषभ उठने की कोशिश करता, पर सर पर लगी चोट से वो सर पकड़कर बैठ गया। फिर उठकर उसी दिशा में भागा जहां नन्ही गई थी। नन्ही भागते भागते थक गई। वो जंगल से निकलकर हाईवे पर पहुंच गई थी। देखते ही देखते सुबह हो गई। नन्ही सड़क पर चलते चलते थक गई। नन्ही सड़क के किनारे बैठ गई। ऋषभ भी नन्ही के पीछे भागते भागते उसी सड़क पर पहुंच गया था। उसने जब नन्ही को सड़क के किनारे देखा, तो जल्दी से नन्ही के पास पहुंचा। नन्ही अपना सिर घुटनों में डालकर बैठी थी। ऋषभ ने नन्ही के सामने बैठकर कहा, थक गई या अभी और भागना है? नन्ही ऋषभ की आवाज सुन सिर उठाया तो ऋषभ को सामने देखकर एक बार फिर उसके हाथ पैर कांपने लगे। ऋषभ नन्ही को एक बार फिर घसीटकर गाड़ी के पास लाया, जिसे उसने जंगल के बाहर ही छोड़ दिया था। नन्ही बेसुध हो गई थी। भूख और लगातार भागने से नन्ही की हालत खराब हो गई थी। ऋषभ ने नन्ही को गाड़ी में बैठाने के लिए उठाया, तो पीछे से गाड़ी की आवाज सुन ऋषभ ने पीछे मुड़कर देखा। नेहा और वैभव को उस गाड़ी में देख कर ऋषभ ने जल्दी से नन्ही को गाड़ी में डाला और ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। नन्ही ने वैभव को देख लिया। नन्ही वैभव का नाम लेकर चिल्ला रही थी। वैभव ने अपनी गाड़ी देखी तो उसकी नज़र नन्ही पर पड़ी। वो गाड़ी रोककर बाहर निकला
तब तक ऋषभ गाड़ी स्टार्ट कर चला गया। वैभव और नेहा जल्दी से गाड़ी में बैठकर ऋषभ का पीछा करने लगे। नेहा ने पुलिस को खबर कर दी और ऋषभ की फैमिली को भी बता दिया। ऋषभ की गाड़ी बहुत आगे निकल गई थी। थोड़ी दूर जाकर ऋषभ की गाड़ी बंद हो गई। ऋषभ ने गाड़ी स्टार्ट की पर जब नहीं हुई तो उसने उतरकर दूसरी ओर से नन्ही को बाहर निकाला और उसे लेकर भागने लगा। वैभव ने गाड़ी देखी तो नेहा और वैभव भी वहीं उतर गए और नन्ही और ऋषभ को ढूंढने लगे। नन्ही की चीख की आवाज से नेहा और वैभव ने एक दूसरे को देखा और उस आवाज की ओर भागे। ऋषभ नन्ही को पकड़कर खाई के पास खड़ा था। वैभव और नेहा वहां पहुंचे तो दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। नन्ही ने वैभव और नेहा को देखा तो रोने लगी। ऋषभ ने जहरीली मुस्कान लिए वैभव को देखा। आओ वैभव व्यास, आखिर तुम पहुंच ही गए। ढूंढ ही लिया तुमने अपनी दोस्त। नहीं नहीं नहीं, अपनी मोहब्बत को। वही मोहब्बत जो मेरी यानी कि ऋषभ राय की पत्नी हो। वैभव ने नन्ही को देखा। नन्ही के होंठ से बहता खून कलाई और नन्ही को बिना आंचल के फटे हुए कपड़ों में देख वैभव का खून खौल गया। उसने अपने कदम नन्ही की तरफ बढ़ाए। उससे पहले ही ऋषभ ने नन्ही की कनपटी पर बंदूक लगाकर कहा, ना, हमारे पास आने की सोचना भी मत वैभव, नहीं तो मैं मेरी पत्नी को मार दूंगा। और तुम तो जानते हो जो मैं कहता हूँ वो मैं करता भी हूँ, वैभव ने कहा और जोर जोर से हंसने लगा। नन्ही नम आंखों से वैभव को देख रही थी। वैभव ने ऋषभ को देख गुस्से से कहा, छोड़ दो नन्ही को। क्यों तुम यह सब कर रहे हो? वो नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। फिर क्यों? पत्नी है वो मेरी। मेरे साथ नहीं रहेगी तो किसके साथ रहेगी? मेरा बच्चा है इसकी गोद में। इसे मेरे साथ ही रहना होगा, तुम्हारे साथ नहीं। ऋषभ ने एक हाथ नन्ही की कमर में डालकर कहा। वैभव ने एक कदम आगे बढ़ाया। तभी ऋषभ ने एक फायर वैभव के पैर में किया। नन्ही चीख पड़ी। वैभव भी वहीं रुक गया। नेहा पीछे से आकर वैभव के सामने खड़ी हो गई। ऋषभ हंसते हुए, निशाना चूका नहीं है मेरा। यह गोली तुम्हारे सीने में भी लग सकती थी वैभव व्यास, पर नहीं, मैं नहीं चाहता मेरी पत्नी मुझे उसके आशिक का कातिल कहे। इसलिए ये वार्निंग थी, पास नहीं आने के लिए। फिर नन्ही के सर पर गन रखकर, कहो अपने आशिक से चला जाए यहाँ से। अपनी और अपनी दोस्त नेहा की जिंदगी चाहता है तो हमें जाने दे, वरना या तो उन दोनों को गोली मार दूंगा या फिर मैं तुम्हें लेकर कूद जाऊंगा यहाँ से। सब ने गहरी खाई की तरफ देखकर कहा। वैभव पीछे हटकर, नहीं ऐसा कुछ मत करना, नन्ही को छोड़ दो, वो माँ बनने वाली है। ऋषभ नन्ही के कंधे पर चूमकर, हाँ तभी तो कह रहा हूँ, जाने दो हमें, हम दोनों को साथ रहने दो। मुझे मेरी नन्ही से अलग करने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुमको। पुलिस की गाड़ी आकर रुकी तो ऋषभ ने वैभव और नेहा को देखकर कहा, यह तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। पुलिस को खबर करके तुम दोनों ने बहुत गलत किया। पुलिस के सभी आदमी गाड़ी से बाहर आए पर ऋषभ के हाथ में गन देखकर और नन्ही को ऋषभ की गिरफ्त में देखकर इंस्पेक्टर ने सबको दूर रुकने को इशारा किया और खुद ऋषभ के सामने जाकर, मिस्टर राय आप गलत कर रहे हैं, कानून को अपने हाथ में लेकर। मैडम को छोड़ दो आप और खुद को पुलिस के हवाले कर दो। ऋषभ नन्ही को खाई के करीब ले जाकर, रुको इंस्पेक्टर, वहीं रुक जाओ, वरना मैं नन्ही को लेकर कूद जाऊंगा। नन्ही ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर रखी थी। रीना जी, शिवजी, साधना, परम, महम, राधिका सब वहां पहुंच गए। सब ऋषभ को समझाने की कोशिश कर रहे थे पर ऋषभ किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। बहुत देर तक सबके समझाने के बाद वैभव ने मौका देखकर ऋषभ की ओर जाने लगा। नन्ही ने वैभव को आते देखा तो ऋषभ का ध्यान कहीं और देख नन्ही ने पलटकर ऋषभ के हाथ से गन लेकर ऋषभ पर तान दी। ऋषभ की आंखों में डर न देखकर नन्ही के हाथ कांपने लगे। ऋषभ हंसते हुए, तुम तुम मारोगी मुझे? तुम में इतनी हिम्मत है? चलाओ गोली, चलाओ। ऋषभ दोनों हाथ बांधकर खड़ा हंस रहा था। नन्ही को सहमे कांपते हुए देखकर नन्ही ने आंखें बंद की और एक बूंद आंसू उसके गाल पर आ गए। नन्ही की आंखों के आगे एक बार फिर ऋषभ की नन्ही के साथ की गई दरिंदगी आने लगी। नन्ही ने गन के ट्रिगर पर उंगली रखी और पूरी हिम्मत बटोरकर गोली चलाने लगी, पर उससे पहले उसे ऋषभ की चीख सुनाई दी। पैर फिसलने के कारण ऋषभ खाई में गिर चुका था। नन्ही ने आंखें खोली तो ऋषभ को गिरते देख बेहोश हो गई। वैभव ने आकर नन्ही को संभाल लिया। वैभव ने अपनी जैकेट उतारकर नन्ही को कवर किया। रीना जी खाई की तरफ भागी पर शिवजी ने पकड़कर रोक लिया। रीना जी उनके सीने से लग गईं। सबकी आंखों में आंसू थे। बहुत दिन पुलिस ऋषभ की बॉडी को ढूंढने में लगी रही
खाई गहरी होने से जंगली जानवर लाश को खा गए होंगे। इस वजह से पुलिस ने ऋषभ को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने भी ऋषभ की मौत को हादसा कहकर केस बंद कर दिया। 1 महीने बाद नन्ही एक कोने में खामोश सी बैठी थी। रीना जी और साधना नन्ही से मिलने आए। नन्ही से माफी मांग अपनी जिंदगी फिर से जीने को कहा। मेघा जी ने रीना जी के आगे नन्ही और वैभव की शादी की बात रखी। रीना जी और साधना उसी बात के लिए नन्ही से बात करने आए थे। साधना नन्ही से, नन्ही हम आपको अपनी देवरानी बनाकर लाए थे, पर भाई की वजह से वो रिश्ता पूरा नहीं हुआ। पर अपनी बड़ी बहन की बात मानकर आप वैभव से शादी कर लो। वैभव आपसे मोहब्बत करते हैं। हम जानते हैं बहुत तकलीफ सही है आपने, पर अब आपको बीते बुरे वक्त को भूल जाना चाहिए। नन्ही से बात करके साधना और रीना जी चले गए। वैभव नन्ही से मिलने आया। कुछ देर नन्ही के पास बैठकर वो जाने लगा तो नन्ही की आवाज पर वैभव के कदम रुक गए। मैं शादी के लिए तैयार हूँ वैभव। वैभव ने हैरानी से नन्ही को देखा। मैं जानती हूँ वैभव, तुम कितने सालों से मुझे चाहते हो, पर मैंने ही कभी हाँ नहीं की। फिर मेरी शादी ऋषभ से हो गई, फिर वो सब। तुमने हर वक्त मेरा साथ दिया, दोस्ती का रिश्ता ईमानदारी से निभाया, पर मैं कुछ नहीं कर सकी। तुम्हें किसी और के जरिए शादी का प्रस्ताव भेजने की जरूरत नहीं है। तुमसे अच्छा जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता। बस डर लगता है शादी के नाम से। मैं चाहती हूँ अगर दोबारा मेरी जिंदगी में पति की जगह किसी की हो तो वो सिर्फ तुम हो। वैभव जो दोस्ती में इतना ईमानदार है, वो इंसान मेरा पति हो तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। बोलते वक्त नन्ही की आंखें नम थीं। वैभव ने नन्ही को कसकर गले लगा लिया। गले लगने के बाद वैभव ने नन्ही की आंखों में देखकर कहा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ नन्ही, मोहब्बत। दिल से शादी करोगी मुझसे? नन्ही ने हाँ में पलकें झपका दी। दरवाजे पर खड़ी नेहा ने सुना तो अपनी आंखें साफ की और वापस चली गई। 10 दिन बाद वैभव और नन्ही की शादी बहुत सादे तरीके से मंदिर में सबके आशीर्वाद से हो गई। नन्ही रूम में घूंघट ओढ़कर बैठी थी। वैभव रूम में आया और रूम का दरवाजा बंद कर दिया। नन्ही की पकड़ चादर पर कस गई। वैभव नन्ही के पास जाकर बैठ गया। वैभव ने नन्ही का घूंघट उठाया। नन्ही की आंखें बंद देखकर वैभव ने नन्ही के माथे पर किस किया और पीछे हो गया। नन्ही ने आंखें खोली। चेंज कर लो, इन कपड़ों में सोना है क्या? वैभव ने नन्ही की ओर देखकर कहा। फिर उठकर कबर्ड से कपड़े निकाल नन्ही को दिए। नन्ही उठकर बाथरूम में चली गई। चेंज करके नन्ही बाहर आई तो वैभव भी कपड़े बदल चुका था। नन्ही दूर ही खड़ी थी। वैभव ने नन्ही के पास जाकर उसका हाथ थाम बेड के पास लाकर बैठा दिया और खुद भी बैठ गया। तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा नन्ही। हमारी शादी हो गई है, हम पति पत्नी हैं। तुम्हारा मेरी हर चीज पर, इस घर पर, मेरे मम डैड पर, मेरे समय दिन हर घड़ी, यहाँ तक कि मेरी जिंदगी पर भी तुम्हारा हक है। तुम बिना डरे कुछ भी कर सकती हो, कह सकती हो, मुझे डांट सकती हो, लड़ सकती हो, प्यार कर सकती हो, गुस्सा कर सकती हो, सब कुछ कर सकती हो। तुम्हें पूरा हक है। पर मेरा तुम पर हक उस दिन होगा जिस दिन मेरा तुम्हारे करीब आने पर तुम्हारी आंखों में नमी नहीं, शर्म हो। तुम्हारे चेहरे पर जब तुम मुझसे शर्माकर मेरी बाहों में छुप जाओगी, उस दिन मैं अपना हक खुद ले लूंगा। तब तक हमारे बीच दोस्ती का ही रिश्ता रहेगा और वो दिन जल्दी ही आएगा। और हाँ, मैं अपनी तरफ से रोज कोशिश करूंगा, कहकर वैभव हंस दिया। नन्ही के होठों पर भी प्यारी सी मुस्कान आ गई। नन्ही वैभव के गले लग गई। वैभव ने भी नन्ही को बाहों में कस लिया। फिर वैभव ने नन्ही को लिटाकर चादर से कवर किया और उसके माथे को चूम कर, तुम बस हमारे बच्चे का ख्याल रखो, तुम्हारा ख्याल मैं रख लूंगा। हमारी शादी हमारी दोस्ती के बीच कभी नहीं आएगी। नन्ही ने पलकें झपकाकर हाँ कहा। वैभव भी दूसरी तरफ जाकर लेट गया। समय अपनी तेजी से बढ़ रहा था। 5 महीने बाद वैभव ने मुंबई शिफ्ट कर लिया। बिजनेस का नया काम करने में नेहा ने भी वैभव का साथ दिया। दोनों मेहनत कर रहे थे। नन्ही को 9वां महीना था। मेघा जी बहुत ख्याल रखती थी नन्ही का। रीना जी, साधना सब समय समय पर नन्ही से बात करके उसकी खबर लेते रहे। राधिका और अहम लंदन चले गए थे। इसी बीच खबर आई राधिका प्रेग्नेंट है तो अहम वापस आने वाला था। नन्ही को राधिका ने बताया तो नन्ही ने राधिका को बधाई दी और जल्दी आने को कहा। दूसरी ओर पिया ने अपने माता पिता के साथ रहना शुरू कर दिया। नन्ही के भाई भाभी भी नन्ही से माफी मांग चुके थे। सबकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। वैभव और नेहा ऑफिस से लौटे तो नन्ही हाल में बैठी थी।
वैभव ने नन्ही के माथे पर पसीना देखा तो नन्ही के पास आया और नन्ही का हाल देख उसने नेहा से डॉक्टर को फ़ोन करने को कहा। नेहा ने डॉक्टर को नन्ही की हालत बताई तो डॉक्टर ने हॉस्पिटल आने को कहा। नन्ही के हॉस्पिटल ना जाने से वैभव ने नन्ही को मनाया पर नन्ही ने साफ इनकार कर दिया कि वो घर से बाहर नहीं जाएगी। उस हादसे के बाद नन्ही बाहर कदम नहीं रखती थी। नन्ही को कुछ भी चाहिए हो तो वो वैभव घर पर ही अरेंज करता था। पार्टी, फंक्शन, शादी कहीं भी नन्ही नहीं जाती थी। इसलिए वैभव ने हॉस्पिटल में फ़ोन करके सब घर पर ही अरेंज करवाया। नन्ही के प्रसव के वक्त नेहा साथ रही। वैभव हॉल में घूमकर मेघा जी को सवाल पूछ कर परेशान कर रहा था। कुछ ही देर में नेहा एक प्यारे से बच्चे को लेकर बाहर आई और वैभव की गोद में दे दिया। बच्चे को देख वैभव की आंखें नम थीं। फिर सब नन्ही से मिले। कुछ दिन बाद बच्चे का नामकरण समारोह रखा गया जिसमें साधना, परम, राधिका, अहम, रीना जी, शिवजी, पिया और नन्ही के माता पिता भी शामिल हुए। नेहा ने बच्चे का नाम वेद रखा। सब खुशियों में शामिल होकर वापस चले गए। वैभव के लिए नन्ही और वेद उसकी जान थे। नेहा भी वैभव और नन्ही को देख खुश थी। बिजनेस भी अच्छा चल रहा था। नन्ही सारा दिन घर पर बिजी रहती किसी न किसी काम में। मेघा जी वेद को संभालती और राजेंद्र जी घर पर ही रहते। नन्ही वेद के साथ कम ही रहती थी। वेद को देख उसे ऋषभ का डर जाग जाता था। वैभव के कई बार समझाने पर भी नन्ही वेद को दिल से अपना नहीं पाई। इसलिए वेद मेघा जी का लाडला था। नेहा और वैभव वापस से आकर वेद के साथ खेलते। कुछ दिन बाद नेहा ने वैभव का साथ काम करने से मना कर दिया और घर से भी चली गई। वैभव के पूछने पर नेहा ने उसे कसम दे दी और नन्ही से भी कुछ न पूछने को कह दिया। सबको पता था नन्ही और नेहा के बीच कुछ हुआ है, पर किसी को पता नहीं चला कि किस बात पर दोनों अलग हुई। नेहा ने दूसरी जगह जॉब कर ली और वेद से कभी कभी मिलने आ जाती, पर नन्ही और नेहा आपस में कभी कोई बात नहीं करती। वैभव कसम से बनकर चुप था। इसी बीच राधिका ने भी एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सब उससे मिलने गए पर नन्ही ने उसे वीडियो कॉल पर ही देखा। वैभव हर पल नन्ही को अपनी मोहब्बत का एहसास करवाता है, पर नन्ही ने अतीत में खुद को कैद कर रखा था। नन्ही फिर से वैभव के सीने से लगी, सहम गई। हलचल से वैभव की तंद्रा टूटी। वैभव ने सीने से लगी सहमी हुई नन्ही को देखा और आंखों की नमी साफ करके। भगवान करे ये नन्ही का वहम ही हो, उसने ऋषभ को ना देखा हो। वो तो मर चुका है, हम सबकी आंखों के सामने गहरी खाई में गिर गया था वो बच नहीं सकता, नहीं आ सकता वापिस वो। वैभव नन्ही को बाहों में कसते हुए। बहुत साल बाद नन्ही ने घर के बाहर कदम रखा, लोगों से मिली। शायद डर की वजह से उसे लगा होगा, हो सकता है उसने किसी और को देखा हो। मैं नन्ही को कुछ नहीं होने दूंगा। नन्ही भी वैभव के आगोश में चैन से सो रही थी। नन्ही ने वैभव का चेहरा थाम रखा था। वैभव के हाथ नन्ही की पीठ पर थे। आज वैभव जी भरकर रो रहा था। इतने सालों से जो दर्द वैभव के दिल में था, वो आज वैभव की आंखों से पानी बनकर बह रहा था। नन्ही का संघर्ष वैभव को कमजोर कर चुका था। नन्ही ने वैभव का चेहरा पकड़ उसके माथे को चूम लिया। वैभव किसी छोटे बच्चे की तरह नन्ही के आगोश में सिमट गया। नन्ही ने भी अपनी बाहों के सहारे से वैभव को समेट लिया। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें नन्ही, कुछ नहीं। तुम नहीं जानती वो हर पल कितना दर्दनाक था मेरे लिए जब तुम मुझसे दूर थी। मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, इबादत की है तुम्हारी। जब तुम्हारी शादी हो गई तब मैंने उसे रब की मर्जी मान लिया था। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में सब ठीक होता तो मैं हमेशा दुआ करता कि तुम खुश रहो। लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ उसके बाद भी मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। उस बात का अफसोस आज भी है मुझे। तुम मेरी पत्नी होकर भी मेरी नहीं हुई। यह दर्द हर रोज मुझे हजार मौत मरने पर मजबूर करता है नन्ही। लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम्हें और मेरे भेद को कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। वैभव की पकड़ नन्ही पर कस गई। नन्ही की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान थी। वैभव ने नन्ही से अलग होकर उसके चेहरे को देखा। नन्ही की आंखों से बह रहे आंसुओं को अपने होंठ लगाकर वैभव ने नन्ही के सर से अपना सर जोड़ लिया। नन्ही के चेहरे पर शर्म के भाव देख वैभव को थोड़ी देर पहले नन्ही की किस याद आई। वैभव की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। नन्ही सिर झुकाकर मुस्कुराहट के साथ नीचे देख रही थी। वैभव ने नन्ही की चिन पर हाथ लगाकर उसका चेहरा ऊपर किया
तो नन्ही ने शर्माकर अपनी दोनों हथेलियों से अपना चेहरा छुपा लिया। वैभव ने नन्ही के चेहरे से हाथ हटा दिए। नन्ही ने नजरें उठाकर देखा। वैभव की आंख में नमी देख नन्ही के दिल में टीस उठी। नन्ही ने अपने हाथों से वैभव की आंखें साफ की। नहीं वैभव, आप रो नहीं सकते, अभी तो खुशी का समय है। वैभव, मैं नहीं चाहती कि आपकी आंखों में कभी भी आंसू आए। अब तक आपको मेरी वजह से जो दर्द, जो तकलीफ हुई, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए वैभव। वैभव अपने हाथ में नन्ही का हाथ थाम कर, नहीं नन्ही, तुम क्या कह रही हो? तुमने कोई तकलीफ नहीं दी, तुम्हारी वजह से तो मेरी जिंदगी में खुशियां हैं। तुम्हारी वजह से ही तो मैं जिंदा हूँ। तुमसे ही मोहब्बत की है। तुम ही मेरी जिंदगी हो। मेरी हर खुशी की वजह तुम हो। तुम माफी मत मांगो। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें हर खुशी देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारे प्यार भरे स्पर्श के लिए एक एक पल तरसा हूँ। इन 5 सालों में इतनी तड़प है कि अब तुम मेरे पास हो, मेरे साथ हो, मेरे सीने से लगी हो, फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरी हो। नन्ही वैभव के सीने से लगकर, तो अब मुझे अपनी बाहों में भर के यकीन कर लीजिए कि मैं सिर्फ आपकी हूँ, सिर्फ आपकी। मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ वैभव, दिल से मोहब्बत करती हूँ, सिर्फ आपसे। आपके बिना जिंदगी वीरान है वैभव। वैभव नन्ही को अपनी बाहों में कसकर, अब मुझे कभी छोड़कर मत जाना नन्ही। ये वैभव तुम्हारे बिना मर जाएगा, खत्म हो जाएगा वैभव। इस दिल की धड़कन, इस जिस्म की सांसें सिर्फ तुमसे ही चलती हैं, सिर्फ तुमसे। कहकर वैभव ने नन्ही का चेहरा अपने हाथों में थामकर उसके होठों पर होठ रख दिए। नन्ही की आंखें बंद हो गईं। काफी देर तक दोनों एक दूसरे के प्रेम में डूबे रहे। जब तक वैभव ने नन्ही को छोड़ा तो दरवाजे पर आहट हुई। दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। बाहर से खटखटाने की आवाज आने पर वैभव ने उठकर दरवाजे की तरफ रुख किया। दरवाजा अंदर से लॉक था। वैभव ने दरवाजा खोला। छोटा सा बेद खिलखिलाते हुए अंदर आ गया और वैभव से चिपक गया। वैभव ने प्यार से बेद की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, फिर बेद को बाहों में उठाकर नन्ही के पास लेकर गया। नन्ही छोटे से बेद को देखकर सकपकाकर खुद को ठीक करने में लगी। हड़बड़ाहट में उसने खुद के कपड़े ठीक किए। बेद नन्ही के पास आ गया। तब तक नन्ही ने खुद को ठीक कर लिया था। बेद ने एक नज़र वैभव को देखा और फिर नन्ही को देखा। क्या हुआ मम्मा? क्या हुआ पापा? आप दोनों ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? और मम्मा के बाल क्यों बिखरे हैं? और पापा, आपको क्या हुआ? आपकी आंखें लाल क्यों हैं? और मम्मा की भी आंखें लाल हैं। क्या आप दोनों रो रहे थे? अगर आप दोनों मुझे मिस कर रहे थे तो मुझे बुला लेते। इसमें रोने की क्या बात है? मैं तो दादी के पास था। कल रात आप दोनों पार्टी में गए और मुझे साथ भी नहीं लेकर गए। इसलिए मैंने दादी से कहा कि अभी मुझे मम्मा पापा के पास जाना है। बोलो, आप दोनों रो रहे थे? वैभव वेद को अपनी बाहों में उठाकर, नहीं बच्चा, हम रो नहीं रहे थे। बस कल रात को पार्टी करके आए ना, तो रात को देर से सोए थे, इसलिए मम्मा की भी आंखें लाल हैं और मेरी भी आंखें लाल हैं। और हम आपको बहुत मिस कर रहे थे। अभी मम्मा बोल रही थी कि अभी वेद के पास जाएंगे। पूछ लो मम्मा से। वेद ने वैभव की बात सुनी और फिर नन्ही की तरफ देखा। मम्मा, आप सच में मुझे लेने आ रही थी? मुझे मिलने आ रही थी? वेद वैभव का प्यार देखकर नन्ही की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपने आंसू साफ करके वेद को अपनी बाहों में उठाया। उसे प्यार से पुचकारते हुए कहने लगी, हाँ बेटा, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, इसलिए मैं अभी पापा से कह रही थी कि मुझे वेद के पास जाना है। अच्छा हुआ आप आ गए। आपकी मम्मा आपसे बहुत प्यार करती हैं, आपसे भी और आपके पापा से भी बहुत प्यार। नन्ही ने वेद को गले से लगा लिया। मेघा जी नन्ही के रूम में आई। नन्ही को वेद से इतना प्यार करते देख उनकी आंखें भर आईं। वह नन्ही के पास आकर उन दोनों के सर पर हाथ रखकर, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे। फिर वैभव की तरफ देखकर, यह क्या हुआ वैभव, तुम्हारे गले पर यह निशान? नन्ही ने चौंक कर वैभव की गले की तरफ देखा, जहाँ पर नन्ही के लिपस्टिक के निशान बने हुए थे। नन्ही ने वैभव को आंखों के इशारे से कुछ कहा तो वैभव ने नासमझी में सिर हिला दिया। मेघा जी मुंह पर हाथ रख हंसने लगी। वैभव ने भी आईने के पास जाकर देखा तो वैभव चुपचाप हल्के से मुस्कुराकर एक नज़र नन्ही को देखकर रूम से बाहर चला गया। नन्ही नजर झुकाए बैठी थी। मेघा जी ने कहा, अब वेद तुम जाओ बेटा, बाहर पापा के साथ खेलो। वेद भी वैभव के पीछे चला गया।
मेघा जी ने नन्ही का हाथ थाम उसके पास बैठ गईं। नन्ही का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। तुम यह मत समझो कि मैं तुमसे वैभव के गले के निशान के बारे में पूछूंगी। नन्ही ने नजरें उठाकर मेघा जी की तरफ देखा तो वह मुस्कुरा रही थी। मेघा जी ने कहा, मैं नहीं पूछ रही हूँ निशान के बारे में। मैं बहुत खुश हूँ नन्ही, तुम दोनों के लिए। मैं तो तुमसे यही पूछ रही थी कि तुम अब ठीक हो। कल रात को क्या हुआ था नन्ही? नन्ही मेघा जी से नजर चुराने लगी। कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती? मुझसे छुपा लोगी तुम? मैं जानती हूँ, कल रात पार्टी में कुछ जरूर हुआ था। तुम मुझे बता क्यों नहीं रही? तुम इतनी परेशान क्यों थी? तुम बेहोश कैसे हो गई? तुम जानती हो वैभव की क्या हालत हो गई थी तुम्हें उस हाल में देखकर? मैं कितना घबरा गई थी। सारी रात वैभव तुम्हारे पास बैठा रहा। नन्ही उठकर खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। कुछ नहीं माँ, बस पार्टी में मैं बहुत साल बाद बाहर गई। इतने साल बाद निकली तो थोड़ी घबराहट सी होने लगी थी, इसलिए मैं वहां बेहोश हो गई। ठीक है नन्ही, मैं मान लेती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इस डर की वजह से घर में बंद ना रहो। मैं चाहती हूँ कि तुम और वैभव दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरे बेटे को अपना लिया। तुम दोनों के बीच सब ठीक हो गया। चलो बाहर आ जाओ, वैभव बाहर है। सब मिलकर नाश्ता करते हैं। जी हाँ, आप चलिए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। नन्ही ने कहा तो मेघा जी बाहर चली गईं। नन्ही ने कबर्ड से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। बाथरूम में मिरर के सामने खड़े होकर नन्ही खुद को निहार रही थी। आज उसके चेहरे पर शर्म थी, वैभव के प्यार की शर्म। आज उसे एहसास हो गया था कि वह वैभव से कितना प्यार करती है। नन्ही की आंखों के आगे बार बार वैभव का उसे प्यार जताना याद आ रहा था। नन्ही अपने होठों को छूकर महसूस कर रही थी। उसके होठों पर वैभव के होठों का स्पर्श मौजूद था। नन्ही अपनी उंगलियों से अपने होठों को छूकर हल्के से मुस्कुराकर फिर अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लेती है। दूसरी तरफ हाल में वैभव बेद के पीछे पीछे भाग रहा था। रुक जाओ बेद, बेटा गिर जाओगे। बच्चा रुक जाओ, बस करो, अब तुम दोनों थक गए हो। चलो नाश्ता करते हैं, मेघा जी ने कहा। नन्ही ऊपर से आकर नीचे हॉल में डाइनिंग टेबल पर वैभव के पास बैठ गई। मेघा जी भी राजेंद्र जी के पास बैठ गईं। मेघा जी अपने हाथों से वेद को खाना खिला रही थी। वैभव भी खाना खा रहा था और नन्ही सिर्फ प्लेट में चम्मच घुमा रही थी। क्या हुआ नन्ही, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? राजेंद्र जी ने नन्ही से सवाल किया। नन्ही हड़बड़ाहट में, जी पापा, वो मैं खाना खा ही रही हूँ। नन्ही ने तिरछी नजरों से वैभव की तरफ देखा। वैभव अपने खाने में बिजी था। नन्ही वैभव के चेहरे की तरफ देख रही थी। ऐसा कह सकते हैं कि गुस्से से घूर रही थी। वैभव चुपचाप खाने में लगा हुआ था। तभी वेद का चम्मच नीचे गिर गया। दादी, दादी, मेरा चम्मच नीचे गिर गया, मैं उठा लेता हूँ। वेद ने नीचे झुककर चम्मच उठाया। वेद ने नीचे झुककर टेबल के नीचे देखा तो वैभव ने नन्ही का हाथ पकड़ा हुआ था। पापा, आपने मम्मा का हाथ क्यों पकड़ा है? तभी तो मम्मा खाना नहीं खा पा रही। चलो छोड़ो मम्मा का हाथ। वेद की बात सुनकर राजेंद्र जी और मेघा जी एक साथ टेबल के नीचे देखा। नन्ही का हाथ वैभव के हाथ में देखकर दोनों हंस पड़े और वैभव ने चौंक कर नन्ही की तरफ देखा। नन्ही वैभव को गुस्से से घूर रही थी। वैभव ने नन्ही का हाथ छोड़ दिया। मम्मा, पापा ने आपका हाथ छोड़ दिया, अब आप आराम से खाना खा सकती हो। वेद ने कहा तो वैभव को ठसका लगा और वैभव को खांसी शुरू हो गई। नन्ही ने पानी का गिलास उठाया और वैभव को दिया। वैभव पानी पीकर सबसे नजर चुराते हुए, मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। मेघा जी नन्ही से, जाओ बेटा, वैभव को दरवाजे तक छोड़ आओ। वैभव अपना बैग उठाकर बाहर की तरफ चला गया। नन्ही भी उसके पीछे चली गई। वैभव दरवाजे पर रुककर, गुस्सा हो? सॉरी बोल रहा हूँ, माफ कर दो। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? गलती आपकी नहीं है। इट्स ओके। नाराज तो नहीं हो? वैभव ने प्यार से नन्ही की तरफ देखकर कहा। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। अब आप जाओ, देर हो रही है आपको, नन्ही ने मुस्कुराकर कहा। वैभव ने प्यार से नन्ही के गाल को सहलाकर कहा, अच्छा चलता हूँ, ख्याल रखना अपना। नन्ही ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। वैभव चला गया। नन्ही वापस अंदर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और खाना खाने लगी। मेघा जी ने कहा, नन्ही, मैं चाहती हूँ कि आज तुम वैभव के लिए ऑफिस में खाना लेकर जाओ। नन्ही हैरानी से मेघा जी को देखकर,
मैं, माँ कैसे जा सकती हूँ मैं? नहीं जा रही। क्यों? तुम क्यों नहीं जा रही? तुम जाओगी, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हाथों से खाना बनाकर वैभव के लिए लेकर जाओ और उसे अपने हाथों से खिलाओ। पर मैं पर मैं कैसे जा सकती हूँ? मुझे डर लगता है। मैं घर से बाहर नहीं जाऊँगी, परेशानी से कहा। नहीं नन्ही, कब तक तुम डरती रहोगी? मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों करीब आओ, और जब तक तुम पहल नहीं करोगी, वैभव भी पहल नहीं कर पाएगा। तुम जानती हो ना वैभव कैसा है, इसलिए बोल रही हूँ। और मैंने कहा ना कि तुम अब घर में बंद नहीं रहोगी। बहुत हो गया नन्ही, इतने साल तक तुमने अपनी जिंदगी को कैद करके रखा है, खुद को कैद करके रखा है। उस आशे की वजह से तुम अपनी जिंदगी तो नहीं रोक सकती। अब बस करो नन्ही, अपनी जिंदगी को जीना सीखो। जो हो गया वह बीत गया, उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो, वैभव के बारे में सोचो, वेद के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो। तुम्हें और वैभव को खुश देखकर मैं और तुम्हारे पापा खुश होते हैं। क्या तुम इतनी सी खुशी हमें नहीं दोगी? बहुत इंतजार किया है मैंने अपने बेटे की जिंदगी में खुशियों का। मैं जानती थी शुरू से ही मेरा बेटा तुमसे प्यार करता है, लेकिन तुम्हारी शादी किसी और के साथ हो गई। मैं ही जानती हूँ वैभव ने कैसे खुद को संभाला था, और तुम ही थी वह जिसने हमें हमारा वैभव लौटाया था। नन्ही प्लीज, तुम भी लौटाओ। मुझे वह पहले वाली नन्ही चाहिए जो हंसती थी, मुस्कुराती थी, सबसे प्यार करती थी। मेरे बेटे की जिंदगी खुशियों से भर दो प्लीज नन्ही। तुम जाओगी तो वैभव को खुशी होगी। नन्ही मेघा जी का हाथ अपने हाथ में लेकर, ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ वैभव के ऑफिस, उनके लिए खाना लेकर। मेघा जी खुशी से, ठीक है, मैं खाने की तैयारी करवाती हूँ। तुम भी तैयार हो जाओ अच्छे से तैयार होना। आज तुम अपने पति के लिए जा रही हो, समझी? नहीं माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद खाना बनाकर लेकर जाऊंगी और अच्छे से तैयार होकर जाऊंगी। अब तो आप खुश हैं ना? मेघा जी नन्ही के चेहरे को प्यार से छूकर, हाँ बहुत खुश हूँ मैं। अच्छा चलो, अब मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ कि थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद तैयार हो जाना। नन्ही और मेघा जी किचन में चली गईं। ऑफिस में बैठा वैभव नन्ही के बारे में सोच सोच कर मुस्कुरा रहा था। सामने पड़ी टेबल पर नन्ही की तस्वीर को निहार रहा था। नन्ही की तस्वीर को हाथ में लेकर, पता नहीं क्यों नन्ही, आज मेरा ऑफिस में मन नहीं लग रहा। मन कर रहा है कि अभी तुम्हारे पास आ जाऊं, पर क्या करूं, नहीं आ सकता। तभी वैभव के केबिन के दरवाजे पर नॉक हुआ। वैभव ने नन्ही की तस्वीर टेबल पर रख दी और दरवाजे की तरफ देखा। कम इन। वैभव का मैनेजर हाथों में कुछ फाइल लिए अंदर आया। सर, इस फाइल पर आपके सिग्नेचर चाहिए। वैभव ने फाइल ली और उस पर सिग्नेचर करने लगा। फिर 1 मिनट रुककर वैभव फाइल को पढ़ने लगा। वैभव मैनेजर की तरफ देखकर, आज की मीटिंग कितने बजे है? मैनेजर फाइल बंद करके वैभव के सामने खड़े होकर, सर, आज की मीटिंग शाम को है, शाम 5 बजे। ओके, तुम जाओ। मैनेजर चला गया। वैभव फिर नन्ही की तस्वीर को देखने लगा। क्या हो गया है मुझे? मेरा काम में मन ही नहीं लग रहा है। वैभव नन्ही की तस्वीर से बातें किए जा रहा था। बहुत प्यारी लग रही हो, मेघा जी ने नन्ही की तरफ देखकर कहा। नन्ही ने हरे रंग की ब्लैक बॉर्डर वाली साड़ी पहनी थी। बालों को एक साइड पिनअप करके एक साइड से खुला छोड़ रखा था। माथे पर ब्लैक रंग की बिंदी और कानों में डायमंड के छोटे छोटे से इयररिंग्स डाल रखे थे। आंखों में काजल, होठों पर पिंक लाइट कलर की लिपस्टिक, हाथों में हरे और काले रंग की चूड़ियां। कुल मिलाकर नंदिनी बहुत प्यारी लग रही थी। मेघा जी ने नंदिनी की आंखों से थोड़ा सा काजल लेकर नंदिनी के कान के पीछे लगा दिया। किसी की नजर न लगे मेरे बच्चे को। जाओ नंदिनी, और ड्राइवर को साथ ले जाना। नंदिनी ने खाने का डिब्बा उठाया और चली गई। मेघा जी ने मंदिर की तरफ हाथ जोड़कर, भगवान मेरे बच्चों की जिंदगी में हमेशा खुशियां रखना, वैभव और नन्ही हमेशा खुश रहें, यही दुआ करती हूँ मैं। भाई ड्राइवर गाड़ी लेकर खड़ा था। नन्ही गाड़ी के पास गई। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। नन्ही गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने दरवाज़ा बंद किया और जाकर गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की और ऑफिस की तरफ बढ़ा दी। बहुत हिम्मत करके नन्ही गाड़ी का शीशा नीचे किए बाहर देखने लगी। कितने सालों के बाद नन्ही अकेले घर से बाहर निकली थी। पहली बार वैभव के ऑफिस जा रही थी, वैभव से मिलने।
उसके दिल में डर भी था और खुशी भी। डर उस बात का जो उसने उस रात पार्टी में ऋषभ को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच था या उसका वहम। पर फिर भी नन्ही हिम्मत करके आज अपनी खुशी से वैभव के लिए घर से बाहर निकली। इस बात पर नन्ही खुश हो रही थी। देखते ही देखते नन्ही वैभव के ऑफिस के बाहर पहुंच गई। ड्राइवर ने कहा, मैडम ऑफिस आ गया। नन्ही अभी भी अपने ख्यालों में गुम थी। उसने ड्राइवर की आवाज़ पर बाहर देखा। गाड़ी का दरवाज़ा खुला। नन्ही ने जैसे ही बाहर पैर रखा, एक पल के लिए नन्ही काँप गई। फिर एक पल में नन्ही के सामने वैभव का चेहरा आ गया। नन्ही वैभव को याद करते हुए गाड़ी से बाहर उतरी और ऑफिस के अंदर चली गई। रिसेप्शन पर जाकर नन्ही ने कहा, हेलो, मुझे वैभव से मिलना है। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने सर उठाकर नन्ही को देखा। यस मैम, आप कौन? मैं नन्ही व्यास। क्या आप मुझे बताएंगे वैभव का केबिन कहाँ है? पर मैम, सर ने तो आपके बारे में नहीं बताया और आपके पास अपॉइंटमेंट है। देखिए, आप उनसे कह दीजिए कि नन्ही आई है। मुझे वैभव से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। सॉरी मैम, आप बिना अपॉइंटमेंट के सर से नहीं मिल सकती। सर ने मना किया है। आप जानती हैं आप किससे बात कर रही हैं? आप नन्ही व्यास से बात कर रही हैं। मैं वैभव की पत्नी हूँ। वैभव व्यास की पत्नी नन्ही व्यास। लड़की सीट से खड़े होते हुए, देखिए मैम, अब मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकती क्योंकि मैंने आपको कभी नहीं देखा सर के साथ, ना ही कभी ऑफिस आई, और हमारी मैम कभी ऑफिस नहीं आई। और अगर मैम को ऑफिस आना होता तो सर को ज़रूर इन्फॉर्म कर देती और सर मुझे बता देते। पर सर ने मुझे कुछ नहीं कहा, इसलिए मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकती। ठीक है, फिर मैं अंदर जा रही हूँ, और अगर आप रोक सकती हैं तो मुझे रोक कर बता दीजिए। नन्ही ऑफिस के अंदर चली गई। रिसेप्शनिस्ट नन्ही के पीछे पीछे भागती हुई आ गई। नन्ही गुस्से से अंदर बढ़ रही थी। रिसेप्शनिस्ट पीछे से नन्ही को आवाज़ देते हुए, मैम रुक जाइए, मैं सर से फ़ोन पर बात करके परमिशन लेकर आपको अंदर जाने देती हूँ। तब तक नन्ही वैभव के केबिन के बाहर पहुँच गई थी। नन्ही गुस्से से, कितनी देर से मैं तुमसे कह रही हूँ कि मुझे वैभव से मिलना है, लेकिन तुम इतने सवाल कर रही हो। तुमने मुझे कभी नहीं देखा तो इसमें मेरी क्या गलती है? और मैं यहाँ वैभव को सरप्राइज़ देने आई थी, पर तुमने मेरी बात ना मानकर मुझे अंदर नहीं आने दिया, और अब तुम बोल रही हो कि तुम फ़ोन पर परमिशन लेकर मुझे अंदर जाने दोगी। अब तुम सुन लो, तुम अपनी नौकरी का ख्याल करो, क्योंकि तुमने इस ऑफिस की मालकिन नन्ही व्यास को अंदर जाने से रोका है, समझी? अपने केबिन के बाहर शोर सुनकर वैभव बाहर आया और नन्ही को वहां देखकर चौंक गया। वैभव नन्ही की तरफ आकर, नन्ही तुम यहाँ? फिर रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखकर, पूजा, तुमने बताया क्यों नहीं कि नन्ही आई है? और तुम यहाँ बहस क्यों कर रही हो? किस बात पर बहस हो रही है? वह सॉरी सर, मैं मैम को पहचान नहीं पाई, इसलिए उन्हें अंदर नहीं आने दे रही थी। वैभव नन्ही की तरफ देखकर पूजा से, तुम जाओ पूजा, नन्ही के पास आकर, सॉरी मैम, मैं आपको पहचान नहीं पाई, मुझे माफ़ कर दीजिए। नन्ही वैभव की ओर देखकर, इट्स ओके, आगे से ध्यान रखना। अगेन सॉरी मैम कहकर पूजा वहां से चली गई। वैभव नन्ही की तरफ देखकर, नन्ही तुम ऑफिस आने वाली थी, एक फ़ोन कर देती। मैं तो यहाँ आपको सरप्राइज़ देने आई थी, लेकिन मैं भूल गई थी कि मुझे तो यहाँ पर कोई जानता ही नहीं, और आपकी सेक्रेटरी, उसने मुझे अंदर ही नहीं आने दिया, इसलिए आपको पता चल गया। मैं आपके लिए खाना लेकर आई थी। वैभव नन्ही को केबिन में ले गया। तुम नहीं जानती नन्ही, मैं आज कितना खुश हूँ। तुम ऑफिस आई, मेरे लिए अकेले घर से बाहर निकली, आज मैं बहुत खुश हूँ। वैभव ने नन्ही को गले लगा लिया। अच्छा, अब आप खाना खा लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आई हूँ, सब आपकी पसंद का बनाया है। वैभव ने केबिन के एक कोने में लगे डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। नन्ही ने वैभव को खाना डालकर दिया और अपने हाथों से खिलाने लगी। वैभव ने पहला निवाला नन्ही के मुंह में डाल दिया। दोनों ने एक साथ खाना खाया। वैभव नन्ही के चेहरे को प्यार से निहार रहा था। नन्ही वैभव को देखकर, क्या हुआ वैभव? वैभव नाम में सिर हिलाकर, कुछ नहीं, बस समझ नहीं आ रहा कि कैसे तुम्हें थैंक्स कहूँ। तुमने आज मुझे वह खुशी दी है जो मैं पता नहीं कब से तलाश कर रहा था। कितनी कोशिश की पर नाकाम रहा। नन्ही वैभव के होठों पर अपना हाथ रखकर, बस वैभव, अब और कुछ मत कहो, गलती तो मेरी थी ना, मैं ही अपनी जिंदगी को रोक कर बैठी थी।
पर अब नहीं, अब मैं आपके लिए जीना चाहती हूँ। वैभव, आपके साथ खुश होना चाहती हूँ। आपके साथ सारी ज़िंदगी खुशी-खुशी बिताना चाहती हूँ। वैभव और नन्ही एक दूसरे से बहुत देर तक बातें करते रहे। नन्ही उठकर, अच्छा अब मैं चलती हूँ, माँ इंतज़ार कर रही होंगी। मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, वैभव ने कहा। नहीं, मैं गाड़ी लेकर आई हूँ, ड्राइवर साथ है। आप अपना काम कीजिए, मैं आपका घर पर इंतज़ार करूँगी। जल्दी आइएगा, इंतज़ार रहेगा आपका। नन्ही दरवाजे की तरफ चली गई। वैभव नन्ही के पीछे जाकर उसकी कमर पर हाथ डालकर, बहुत प्यारी लग रही हो, जानता हूँ आज तुमने मेरे लिए यह कलर पहना है। हरा रंग मेरा फेवरेट है और जब तुम पहनती हो तो और भी ज़्यादा फेवरेट हो जाता है और तुम पर हरा रंग बहुत सूट करता है। बहुत प्यारी लग रही हो तुम। नन्ही मुस्कुराकर, जानती हूँ आपका फेवरेट है, तभी तो पहना है। वैभव नन्ही की पीठ पर आ रहे बालों को एक साइड करके उसकी पीठ पर अपने होंठ रख देता है। नन्ही के बदन में सिरन दौड़ जाती है। नन्ही की आंखें बंद हो जाती हैं। वैभव अपने होंठ नन्ही की पीठ से थोड़ा ऊपर उठकर उसके कंधे पर रख देता है। नन्ही घूमकर वैभव के सीने से लग जाती है। वैभव नन्ही को अपनी बाहों में कस लेता है। फिर वैभव नन्ही के चेहरे को अपने हाथों में थामकर प्यार से उसके माथे पर अपने होंठ रख देता है। नन्ही शर्माकर फिर वैभव के सीने से लग जाती है। मुझे जाने दीजिए वैभव, मैं आपका घर पर इंतजार करूंगी। वैभव मुस्कुराकर नन्ही को छोड़ देता है। नन्ही केबिन के बाहर निकल जाती है। वैभव नन्ही के पीछे बाहर तक उसे छोड़ने आता है। नन्ही गाड़ी में बैठ जाती है। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। नन्ही गाड़ी के शीशे को नीचे करके वैभव को बाय कहती है। वैभव नन्ही को बाय कहता है और ऑफिस के अंदर चला जाता है। थोड़ी ही दूर जाकर नन्ही की गाड़ी खराब हो जाती है। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी चेक करने लगता है। गाड़ी में से धुआं निकल रहा होता है। ड्राइवर नन्ही के पास आकर, मैडम लगता है गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है। नन्ही परेशान होकर, क्या हुआ? ऐसे गाड़ी कैसे खराब हो सकती है? देखो यहाँ पर आसपास भी कोई नज़र नहीं आ रहा है। ड्राइवर आसपास देखकर, मैडम आप अंदर बैठी रहिए, मैं यहाँ आसपास देखकर आता हूँ। कोई गैराज है तो वहाँ से किसी मैकेनिक को लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना, नन्ही ने कहा और कार का दरवाज़ा लॉक करके बैठ गई। फिर नन्ही अपने मन में, मुझे वैभव को फ़ोन करके बता देना चाहिए। अगर मैं घर नहीं पहुँची टाइम से तो माँ परेशान हो जाएंगी। अगर वैभव को बता दूंगी तो वे माँ को फ़ोन करके बता देंगे। कहीं भी ऑफिस में फ़ोन करके वैभव को ना पूछ लें। नन्ही अपना फ़ोन देखती है तो उसे अपना फ़ोन नहीं मिलता, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका फ़ोन तो वैभव के केबिन में ही रह गया। नन्ही परेशान होकर बैठ जाती है। जब ड्राइवर को गए हुए काफ़ी देर हो गई तो नन्ही गाड़ी से बाहर निकली। जैसे ही नन्ही गाड़ी से बाहर निकली, किसी ने नन्ही का हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। नन्ही डर के मारे अपनी आंखें बंद किए बैठी थी। जब नन्ही ने आंखें खोली तो सामने ऋषभ को देखकर नन्ही के पांव तले जमीन खिसक गई। तुम तुम यहाँ, तुम जिंदा? नन्ही के मुंह से सिर्फ यही निकला। हाँ, मैं भूली नहीं तुम अब तक मुझे। इस कदर तुम्हारे दिल में बस गया हूँ मैं कि बंद आंखों में भी तुम मुझे पहचान जाती हो। नंदी ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी और पूरे जोर लगाकर ऋषभ को धक्का दिया और भागने लगी। ऋषभ नन्ही का पीछा कर रहा था। भागते भागते नन्ही हाँफ गई। वैभव के ऑफिस की ओर भागने लगी। वैभव के ऑफिस के पास पहुंची नन्ही को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अभी अभी जो देखा वह सच था या एक सपना। वह वैभव के ऑफिस के अंदर गई। भागते भागते वह जाकर आगे से आते हुए वैभव से टकरा गई। नन्ही को ऐसे भागते हुए देखकर वैभव परेशान हो गया। नन्ही, क्या हुआ? नन्ही, तुम इस तरह भागकर कहाँ से आ रही हो? क्या हुआ? वैभव सवाल कर रहा था। नन्ही पसीने से तर हुए पीछे की तरफ देख रही थी। वैभव ने नन्ही की नजरों का पीछा किया तो उसे पीछे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। क्या हुआ नन्ही? बताओ तो, कुछ बोलो भी। तुम इस तरह क्यों भाग रही हो? क्या हाल बनाया है तुमने अपना? तुम तो गाड़ी में गई थी ना, फिर तुम भागकर कहाँ से आ रही हो? नन्ही वैभव की बाहों में सिमट गई। नन्ही कांपते होठों से, वैभव, मैंने अभी अभी ऋषभ को देखा, वह जिंदा है। वैभव, वह जिंदा है। वैभव नन्ही को खुद से अलग करके उसके चेहरे को देखकर, क्या कह रही हो तुम? कहाँ देखा तुमने उसे? नन्ही वैभव को कसकर पकड़ते हुए
हमारी गाड़ी खराब हो गई थी वैभव। ड्राइवर किसी मैकेनिक को लेने गया था। जब काफ़ी देर तक मैकेनिक नहीं आया, ड्राइवर नहीं आया, तो मैं गाड़ी से बाहर निकली। किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, वह ऋषभ था। वैभव, वह मेरे पीछे पीछे भाग कर आ रहा था। मुझे बचा लीजिए वैभव। नन्ही बेहोश होने लगी थी। वैभव ने नन्ही को अपने केबिन में जाकर लेटाया और खुद बाहर जाकर देखने लगा। उसे बाहर कोई नजर नहीं आया। वैभव नन्ही के पास आया। उसने पानी का गिलास उठाया और नन्ही के मुंह पर पानी की कुछ बूंदें डाली। नन्ही को होश आने लगा। वैभव नन्ही का चेहरा अपने हाथों में थाम कर, तुम्हारे पीछे तो बाहर कोई नहीं है नन्ही। तुम्हें क्या हो गया है नन्ही? जो नहीं है वो तुम्हें क्यों दिखता है? वह नहीं है, वह मर गया है नन्ही। नहीं वैभव, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी आंखें बार बार धोखा नहीं खा सकती। वह जिंदा है। वही था, वह ऋषभ था। वैभव नन्ही को बहुत देर तक समझाता रहा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।